केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 9। हम देखते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में प्रेजेंट लोन पेयर उसके एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो वो sp3 ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। अब क्योंकि ये sp3 में प्रेजेंट है तो इससे p ऑर्बिटल की दूरी बहुत कम है, मतलब इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है, जिसके कारण ये sp3 में तो पहुंच ही चुका है, जो जाना नहीं चाहता था फिर भी, तो ये p की ओर भी टनल कर जाता है और इस फिनोमिना को टनलिंग कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। इस प्रकार ये s में प्रेजेंट लोन पेयर sp3 में जाता है और sp3 से p ऑर्बिटल में जाता है। अपना एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके वो जो sp3 से p में चला जाता है, इसको क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर p से फिर sp3 में आता है और यह प्रक्रिया p to sp3 sp3 to p 8 to 10 लाख पर सेकेंड होता रहता है। इसी को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अमोनिया में जो लोन पेयर रहता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, पर जब हम देखें कि लोन पेयर sp3 से p ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसका फिर से हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज हो जाता है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में पहुंच जाता है लोन पेयर, जिसके कारण अब रिपल्सन शो नहीं करता, जिसके कारण ये पिरामिडल में ही रहकर प्लेनर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर इसका बॉन्ड गया, ये जब अनहाइब्रिड बना प्लेनर होने के लिए पिरामिडल से, तो अब फिर से जब ये इसका लोन पेयर sp3 में आएगा तो इसमें फिर से लोन पेयर रिपल्सन करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें जब प्लेनर बन रहा था तो नीचे से बॉन्ड एंगल ऊपर आ रहा था और अनहाइब्रिड में तो दोनों साइड बराबर लोन पेयर रहेगा, तो बॉन्ड जो है प्लेनर बना वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो अब वो ऊपर की ही डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और लोन पेयर जो है जो पहले ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। इस प्रकार लोन पेयर के पोजीशन में इन्वर्जन आ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल में इन्वर्जन आ जाएगा। दोनों पिरामिडल शेप तो रहेंगे, लेकिन इनमें पहले लोन पेयर ऊपर रहता है, फिर प्लेनर बनता है, फिर लोन पेयर नीचे आ जाता है। इस प्रकार जो इन्वर्जन आना होता है इसे वार्डन इन्वर्जन कहते हैं या अम्ब्रेला इन्वर्जन, और इस प्रकार मॉलिक्यूल फ्लोक्सिनल बिहेवियर शो करने लगता है। इसका रीजन क्या होता है? बेसिकली sp3 से p के बीच डेली लो होता है। इसका हम थर्मल एनर्जी नहीं कह सकते कि थर्मल एनर्जी लो है या थर्मल एनर्जी गेन करके ये हो जाएगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें क्वांटम टनलिंग होने लगता है। लोन पेयर जो है दोनों के बीच टनल करने लगता है, दोनों ऑर्बिटल के बीच, जिससे इन्वर्जन आने लगता है और इन्वर्जन ही फ्लोक्सिनल बिहेवियर शो करवाता है। अब इन्वर्जन बैरियर अगर लो हो, डेली लो हो या रोटेशनल बैरियर लो हो, तब तो इन्वर्जन होगा। अगर ये हाई हो तो इन्वर्जन नहीं होगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे अमोनिया का। अमोनिया में हम देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है, तो ये पिरामिडल रहता है। लेकिन जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जब प्लेनर बनता है तो इसकी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है। तो इसमें बॉन्ड एंगल में जो चेंज आता है डेल्टा थीटा बराबर थीटा इन ट्रांजिशन स्टेट माइनस थीटा इन ग्राउंड स्टेट, ये जो डेल थीटा आएगा इससे वो डायरेक्टली डेली के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम जहाँ पर बॉन्ड एंगल में ज़्यादा चेंज आएगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी और वहाँ पर इन्वर्जन ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं डेली ज़्यादा हो तो इन्वर्जन प्रेफरेबल नहीं होता है। अगर हम देखें एनर्जी कर्व के बारे में, तो अगर अमोनिया को देखें तो वो जो प्लेनर रहता है 160.5 डिग्री रहता है, सॉरी पिरामिडल में। तो पिरामिडल में क्या होता है, अगर इसका एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन निकालें cos थीटा इक्वल्स टू -1/i से, तो इसका आता है sp3.33, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हम जब इसके प्लेनर को देखते हैं, प्लेनर फॉर्म को, इसमें 120 डिग्री होता है, जिसके लिए इसका cos थीटा
इक्वल टू -1/i से i 2 आता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये आइडियल होता है, ये आइडियल होता है, और प्लेनर अमोनिया आइडियल होता है और पिरामिडल अमोनिया आइडियल नहीं होता है। अब देखने वाली बात है, जब इसके पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो ग्राउंड स्टेट को शो करता है, और सबसे ऊपर वाला पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है, क्योंकि पिरामिडल sp3.33 हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है और ऊपर वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है। और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी प्रूव करती है कि इसमें डेली कम है। अगर हम देखें कि इसमें अगर हम फाइंड करें कि sp3.33 तो सबसे नीचे है, उसके बाद एक मिड पॉइंट आएगा दोनों का, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2.67 होगा, क्योंकि इसका एवरेज sp2 और 3.33 का एवरेज sp2.67 होता है। और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, वो नियर ऑफ sp3.33 होगा। जैसे ही हम कर्व में ऊपर चढ़ना चालू करेंगे तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अब देखने वाली बात यह है कि हम दो अल्टरनेटिव पिरामिडल, मतलब कि एक पिरामिडल को छोड़ के दूसरे पिरामिडल में अगर देखें कि इन दोनों के बीच एक और पिरामिडल रहेगा, लेकिन हम देखें कि इनमें आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से बनेंगे। तो हम देखेंगे कि जब पिरामिडल से स्टार्ट करेंगे तो एक sp3 मिलेगा, फिर sp2, फिर sp3, फिर एक पिरामिडल मिल जाएगा। मतलब कि हम जैसे ही एक कर्व में देखेंगे तो एक यहाँ पर 3 जो है आइडियल हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, तो ऐसे ही दो अल्टरनेटिव के बीच 6 आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इन्वर्जन ऑफ NH3 कैन बी एक्सप्लेन बाय, हम इसको किससे समझा सकते हैं इन्वर्जन को? थर्मल एक्साइटेशन से, क्वांटम टनलिंग से, फोटोकेमिकल एक्साइटेशन से, या थर्मल एंड फोटोकेमिकल एक्साइटेशन से? इसका आंसर होगा क्वांटम टनलिंग। और इन्वर्जन बैरियर डेली के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो डेली इज प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा, और डेल थीटा इक्वल्स टू थीटा ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस थीटा ऑफ ग्राउंड स्टेट होता है। तो अगर हम देखें कि जहां पर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा किसका, ग्राउंड स्टेट का, वो उतना ही इजिली अपने बॉन्ड एंगल में चेंज करके जल्दी ही इन्वर्जन शो कर पाएगा, प्लेनर फॉर्म में जा पाएगा, जिससे फिर इन्वर्जन शो कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल थीटा है अगर वो कम होता है तो डेली के भी कम होगा, मतलब कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा ग्राउंड स्टेट का उतना ही अच्छा इन्वर्जन करेगा, क्योंकि उतना ही डेल थीटा कम आएगा, और डेल थीटा कम आने से डेली कम आएगा, तो एनर्जी कम लगेगा। और देखने वाली बात यह है कि ये जो है बॉन्ड एंगल ग्राउंड स्टेट के साइड ग्रुप पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन प्लेनर वाले ट्रांजिशन स्टेट में तो 120 डिग्री ही होगा। अगर उसके तीनों साइड एटम सेम है तो ये कुछ भी हो प्लेनर ही रहेगा, और प्लेनर होने से 120 डिग्री ही बनाएगा। अगर इसमें हम ध्यान दें कि NH3 और NF3 की, तो इसमें NH3 का बॉन्ड एंगल जो है ज़्यादा होता है, NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। तो NH3 के बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से क्या होगा, NF3 का इन्वर्जन ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, इन्वर्जन अच्छा नहीं हो पाएगा, इसका इन्वर्जन बैरियर ज़्यादा होगा, तो इससे NH3 ज़्यादा अच्छा इन्वर्जन कर पाएगा। और हम देखें NH3 और NCH3 होल थ्राइस का अगर हम कंपेरिजन करें, NCH3 होल थ्राइस का जो है बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो ये इसका इन्वर्जन बैरियर कम होगा और ये इजिली इन्वर्जन कर पाएगा। और हम जब NH3 और PH3 का स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि NH3 का इन्वर्जन बैरियर 24.2 किलो जूल पर मोल होता है, और
pH3 का इन्वर्जन बैरियर 132 किलोजूल पर मोल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH3 में प्रेजेंट लोन पेयर s ऑर्बिटल में रहता है, जो कि एक्साइट होकर sp3 में पहुंच चुका रहता है, जिससे इसकी p के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और डेली इसका कम आता है, इसलिए ये इन्वर्जन को प्रेफर करता है। लेकिन अगर हम देखें कि pH3 में इसका लोन पेयर 2s में ही मौजूद रहता है, क्योंकि इसमें ये अनहाइब्रिड है और NH3 नॉन आइडियल होता है। तो ये pH3 अनहाइब्रिड होने के कारण इसका जो लोन पेयर है वो 2s में ही रहता है, जिससे ये एक्साइट होकर 2p में जाने के लिए इसकी डेली बहुत हाई होती है, तो ये टनलिंग नहीं शो करता है। तो इस प्रकार से pH3 का हम कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ये तो एनर्जी के बेसिस में समझा लिया। अगर हम बॉन्ड एंगल के बेस कॉन्सेप्ट से समझाते हैं तो हम जानते हैं कि NH3 का बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है, तो वो इसके प्लेनर 120 डिग्री माइनस 107.5 डिग्री करें तो 12.5 डिग्री ओनली इसका डेल्टा थीटा आता है, मतलब एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डेली, तो डेल्टा थीटा कम है तो एनर्जी भी कम लगेगा, तो इजली फ्लक्सुलर बिहेवियर या इन्वर्जन शो कर पाएगा। लेकिन हम फास्फोरस को देखें pH3 को, तो वो 94 डिग्री अप्रोक्स 90 बनाता है, जिसके कारण इसका 120 डिग्री माइनस 94 डिग्री अगर करें तो 26 डिग्री, जिसमें डेल थीटा बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसमें डेल ई भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो ये ना इन्वर्जन को प्रीफर करेगा, नहीं फ्लक्सुलर बिहेवियर को। ये एक रिजिड मॉलिक्यूल है, जबकि अमोनिया डायनेमिक हो चुका है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे बाकी का कॉन्सेप्ट।